Namaskar. In the previous period, we have seen nucleus, nuclear membrane, outer and inner nuclear membrane और इसका स्ट्रक्चर भी हमने इसके पहले पीरियड में देखा है। आज हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है। Nucleoplasm or karyolymph contains various substances like nucleic acid, protein molecules, minerals, and salts. It contains chromatin network and nucleolus. Nucleolus is another component which is not bound by cell membrane. See, nucleolus, it is another component which is not bound by cell membrane. This is nucleolus and this complete is called as nucleus. न्यूक्लियस ये दो मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ है और वी कैन से टू मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन द two membranes are wrapping the nucleus, but nucleolus is the rounded structure within nucleus which is not membrane bound structure. इसमें सिंपली डीएनए और आरएनए इस तरीके से रहता है, प्रोटीन्स भी रहते हैं. Nucleolus is made up of rRNA and ribosomal proteins, and it is best known as a site for ribosomal biogenesis. Depending on synthetic activities of the cell, there are one or more nucleoli. I will show you. You see, this particular structure, rounded and darkly stayed structure in the interphasic nucleus, is called as nucleolus. न्यूक्लियोलस एक ऐसा रीजन है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है. राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन occurs in the nucleolus. See, nucleolus is the site of transcription and processing of rRNA. ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है आपको? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए के ऊपर आरएनए फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. मैंने इसके पहले पीरियड में आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. डीएनए के ऊपर आरएनए फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम फॉर्म करता है. मैंने प्रोकैरियोट्स में आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया था. राइबोसोम is the site of protein synthesis that is made up of some proteins as well as ribosomal RNA. लेकिन राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनते हैं? राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. तो जो भी डीएनए न्यूक्लियोलस का हिस्सा है उससे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. डीएनए के जिस हिस्से के ऊपर आपको पता है क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड डीएनए है ना, और ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क आपको दिख रहा है वो डिकंडेंस्ड या अनकॉइल्ड डीएनए है. इसी का जब कॉइलिंग हो जाता है तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है. ये वाली फिगर आपने देखी है, दिस इज डीएनए. डीएनए का जब हाई सुपर कॉइलिंग हो जाता है तब जो बनेगा दैट इज क्रोमोसोम. लेकिन क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? जब सेल डिवाइड हो रही है. इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं रहते हैं. जब दो सेल डिविजन्स के बीच की जो जो फेज है उससे हम बोलते हैं इंटरफेज. उसमें क्रोमोसोम नहीं रहते हैं. डीएनए अनकॉइल्ड कंडीशन में रहता है. डीएनए वहाँ पे अनकॉइल्ड कंडीशन में रहता है. दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. तो इसी क्रोमैटिन फाइबर का फोटो यहाँ पे दिया है. दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क. But at few region the NOR labeling is done. NOR का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इसका मतलब क्या होता है कि इन डीएनए का एक्चुअली यहाँ पे अगर हम ह्यूमन की सेल कंसीडर करते हैं तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन? You know 46 chromosomes are present. 44 प्लस XY, ये सब चीज़ें आपको पता है कि ह्यूमन के किसी भी सेल में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, है ना. तो इन क्रोमोसोम्स का जब
अनकॉइलिंग होता है तब उनका कुछ कुछ रीजन ऐसे होता है जिनके ऊपर राइबोसोमल आरएनए बनता है. At some places of that particular uncoiled long thread of DNA of of 46 क्रोमोसोम्स, है ना. 46 क्रोमोसोम्स का डीएनए जब अनकॉइल हो जाता है तो वहाँ पे ऐसे धागे का घोल जैसे बना हुआ है, आपको दिख रहा है ना ये. दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क. तो क्रोमैटिन नेटवर्क का एक हिस्सा ऐसा है कि जो न्यूक्लियोलस बनाता है, और अगर उसी क्रोमैटिन नेटवर्क का सुपर कॉइलिंग होके अगर वहाँ पे क्रोमोसोम्स बनते हैं तो उन क्रोमोसोम्स में भी हम उसी हिस्से को इस तरीके से दिखा सकते हैं. इस हिस्से को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेस दैट मेक्स द न्यूक्लियोलस, that organizes or that makes the nucleolus. Hence, this is called as nucleolar organizer region. और वही उसी का सुपर कॉइलिंग होके क्रोमोसोम्स के ऊपर भी एक पर्टिकुलर रीजन को हम दिखा सकते हैं विच इज नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. तो ये देखिए, दिस इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स ऑफ वेरियस डीएनएस. जितने क्रोमोसोम्स हमारी सेल में है उतने लॉन्ग थ्रेड्स है डीएनए के, है ना. अगर 46 क्रोमोसोम बोलते हैं तो 46 लॉन्ग थ्रेड्स है हमारे किसी भी इंटरफेजिक सेल में. उन्हीं का कॉइलिंग होके फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है. आपको समझ में आया ना. ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गई. डीएनए का ही सुपर कॉइलिंग होके वहाँ पे क्रोमैटिड बनता है. लेकिन एक ही क्रोमैटिड काफ़ी नहीं है. सेल को डिवाइड होने के बाद सेम जेरोक्स कॉपी दूसरे सेल, डॉटर सेल को भी देनी पड़ेगी. इसलिए वहाँ पे दो क्रोमैटिड्स की ज़रूरत है. दीज टू क्रोमैटिड्स आर एक्चुअली जेरोक्स कॉपीज ऑफ ईच अदर. समझ में है. यहाँ पे जो दो क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे हैं दे आर जेरोक्स कॉपीज ऑफ ईच अदर. दे विल सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड विल बी प्रोवाइडेड टू टू डॉटर सेल्स. करेक्ट. तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ. डीएनए का ही सुपर कॉइलिंग होके क्रोमैटिड बनती है, लेकिन सिंथेसिस फेज जो होती है सेल साइकिल में उसमें एक ही क्रोमैटिड के ऊपर वैसे के वैसे दूसरी क्रोमैटिड भी आपको नज़र आ रही है. ये दो क्रोमैटिड्स यहाँ पे है और सेल डिवीजन के समय वो एक दूसरे से सेपरेट होती है. तो इन्हीं क्रोमोसोम्स का एक एक हिस्सा किसी किसी क्रोमोसोम का हिस्सा होता है. हर एक क्रोमोसोम पे एनओआर होगा ऐसे नहीं होता है. यानी हमारे शरीर में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो हर एक क्रोमोसोम पे एनओआर होगा ऐसे नहीं है. यहाँ पे 13, 14, 15, 21, 22 ऐसे क्रोमोसोम्स पे एनओआर दिखाया है. मीन्स न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूक्लियोलस बनाता है, जिसके डीएनए के ऊपर आरएनए का यानी राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है. ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हम जिसे बोलते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है. क्रोमोसोम के पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. लेट अस गो अहेड. न्यूक्लियोलस is made up of rRNA and ribosomal proteins. मेरे ख्याल से मैंने प्रोकैरियोट्स के बारे में जब आपको बताया था तब कुछ राइबोसोम्स के बारे में भी बताया था. राइबोसोम्स गिने जाते हैं एस यूनिट से. राइबोसोम के दो यूनिट्स रहते हैं, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट. दे कम टुगेदर टू फॉर्म, ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, टू यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है. लेकिन ये समझिए कि हर एक यूनिट में आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन ऐसे उसका कंपोजिशन होता है. You see, the smaller unit of the eukaryotic ribosome is made up of 40s subunit and the larger unit is made up of 80s.
तो 40s में बोलिए या सॉरी 60s, जो लार्जर यूनिट है वो है 60s एंड टोटल 80s, है ना। तो स्मॉलर यूनिट बोलिए या लार्जर यूनिट बोलिए, दोनों में भी आरआरएनए है। डिफरेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वाला आरआरएनए वहाँ पे है, स्मॉलर यूनिट में भी है और लार्जर यूनिट में भी है। देखा ना आपने, प्रोकैरियोट में भी ऐसे दो यूनिट्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज, और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन दोनों के राइबोसोम में स्मॉलर और लार्जर यूनिट होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम shows 40s plus 60s smaller and larger units, whereas prokaryotic ribosome show 30s plus 50s smaller and larger units। तो इसमें S का मतलब क्या होता है? You see, it is given properly in the state board book. The particle size of the ribosome is measured in terms of Svedberg unit. Particle size of the ribosome is measured in terms of Svedberg unit or S. It is a measure of sedimentation rate of particle in ultracentrifuge. It is thus a measure of density and size of particle. S किसका measure है? Density या size of particle का measure है। So density as well as size of particle can be measured in terms of S or Swedberg constant, Swedberg unit, sedimentation coefficient। इसी को S को ही बोला जाता है sedimentation coefficient। क्यों? क्योंकि it is actually a measure of a sedimentation rate of a particle in the ultracentrifuge. It is a measure of sedimentation rate, यानी अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में अगर ये पार्टिकल्स डाले जाए पर्टिकुलर लिक्विड में, तो वो कितने सेकंड्स में नीचे जाके बैठते हैं, वो है एस, यानी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो अगर हम बोलते हैं 30s, तो 30 इंटू 10⁻³ सेकेंड। आपको समझ में आ गया एस का मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं 30s इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट टू मेजर एनी मैक्रोमोलिक्यूल। एक्चुअली राइबोसोम ये एक मॉलिक्यूल है, वो कोई ऑर्गेनेल ही नहीं है, क्योंकि एक मिनट देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है जो आरआरएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है। आरआरएनए की चेन ऐसी गोल 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 दिख रही है आपको, ये वाली, तो आरआरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है वो राइबोसोम, दैट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। और किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को नापने के लिए जो यूनिट स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, दैट इज एस, है ना। तो ऐसे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? वो होता है न्यूक्लियोलस पे। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियोलस शोज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन of various DNAs, and over those DNA that take part in the formation of nucleolus, over those DNAs which take part in the formation of nucleolus, the rRNA formation occurs. rRNA forms over the DNA which is forming nucleolus. Okay, so rRNA and of assembly of pre-ribosomal subunits. Thus, it consists of ribosomal DNA, RNA, and ribosomal proteins. Ribosomal DNA, RNA, and ribosomal proteins, including RNA polymerases imported from the cytosol. क्योंकि एंजाइम का फॉर्मेशन तो साइटोसोल में होता है, तो वो साइटोजोल से यानी साइटोप्लाज्म से आरएनए पॉलीमरेजेस यहाँ पे अंदर आते हैं, जो कि आरएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए आरआरएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए मदद करते हैं, और वहाँ पे न्यूक्लियोलस पे आरएनए का आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है,
मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है लास्ट पीरियड में, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये डीएनए का कॉइलिंग दिखाया है यहाँ पे, और डीएनए के कॉइलिंग से क्रोमोसोम बन रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताती हूँ। मेरे ख्याल से पहले हम ये पूरा पोर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन की तरफ जाती हूँ। डिपेंडिंग ऑन सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ अ सेल, देयर आर वन और मोर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में रह सकते हैं। अगर वो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, तो उसे ज़्यादा आरआरएनए की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है दैट इज़ राइबोसोम। अगर सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है, तो उसे ज़्यादा राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा आरआरएनए की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राइबोसोम को बनाने वाला है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ऐसे सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस रहता है। ज़्यादा न्यूक्लियोलस कब रहेंगे? जब सेल एक्टिवली सिंथेसाइज कर रही है प्रोटीन को। When the cell is actively synthesizing protein, it will show more than one nucleolus. नॉर्मली बोला जाता है कि जो कैंसर सेल है जो कंटिन्यूअसली डुप्लीकेट हो रही है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस रहते ही है, क्योंकि उसमें बहुत ही जल्दी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। They appear as dense spherical bodies present near chromatin network. They produce rRNA and ribosomal proteins, which are then transported to cytoplasm and are assembled together to form the ribosome. मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे राइबोसोम बनता है। वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसमें आरआरएनए और प्रोटीन रहता है, लेकिन उसमें रहने वाले आरआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में रहने वाले डीएनए से होता है। यानी दूसरे शब्दों में, न्यूक्लियोलस में ऐसा डीएनए रैप्ड है कि जो अपने ऊपर आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये देखिए वेंकटरामन रामकृष्णन won Nobel Prize in Chemistry in year 2009 for explaining the structure and working of ribosomes. He shared the prize with Jonath and Thomas Staines, USA. Jonath, Israel and Thomas Staines, USA. इनके साथ साथ रामकृष्णन जी को भी नोबेल प्राइज मिला। राइबोसोम के स्ट्रक्चर और वर्किंग के ऊपर उन्होंने काम किया है। हाँ, अब ये देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेल्स एंड कमेंट अबाउट द पोजीशनशिप एंड नंबर। यहाँ पे दी है क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस, स्केलेटन मसल सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। देखिए, मैं इनमें से कुछ सेल्स आपको दिखा सकती हूँ। बाकी की सेल्स आपको देखनी है और उनमें बताना है कि न्यूक्लियस की पोजीशन कैसी रहती है। व्हाई न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल। इसका उत्तर मैंने आपको दिया है, क्योंकि सेल का जो पूरा फंक्शनिंग है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस से चलता है। सेल को कोई भी रिएक्शन अगर दिखानी है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम लगता है, और वो एंजाइम यानी कि प्रोटीन रहता है। यानी दूसरे शब्दों में, अगर सेल को कुछ एक्टिविटी दिखानी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन दिखानी है, तो उससे प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन सेल में एंजाइम मेडिएटेड रहती है एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन से। इसीलिए जिस जहाँ पे डीएनए है और डीएनए कंटेनिंग ऑर्गेनेली न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। ओके, तो आपको लिखना है व्हाई न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए। सेल continuously shows metabolic reactions which are
enzyme mediated, which are enzyme mediated, यानी एंजाइम के प्रेजेंस में ही वो रिएक्शंस होती है. All enzymes are proteins. लिखिए, all enzymes are proteinous except fewer. वहाँ पे है कुछ RNA containing enzyme भी रहता है, but rest of the enzymes are proteinous. All enzymes are proteinous. And protein synthesis is the function of nucleus. The information of protein synthesis is present within nucleus. In DNA, information of protein synthesis is present within nucleus in DNA. Hence, it is control unit of cell. हमने देखा है कि how protein synthesis occurs, how the information of life is transferred from DNA to RNA to protein, है ना? DNA to RNA. The process is called as transcription. RNA to protein chain. The process is called as translation. So ultimately, the information of protein synthesis is present here in the nucleus, hence it is called as unit of control within the cell. It is called as control unit of the cell. The nucleus is called as control unit of the cell. Can cells like xylem or mature human RBCs called living? देखिए, xylem को तो हम living नहीं बोल सकते. यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखिए कि xylem is नॉन लिविंग, यानी xylem में जो ट्रैकिड्स और वेसल्स रहती है ना, वो नॉन लिविंग है. यहाँ पे xylem को अंडरलाइन करके आपको लिखना है ट्रैकिड्स प्लस वेसल्स, और फिर से डैश देके वहाँ पे लिखिए नॉन लिविंग. बट RBCs आर लिविंग, यहाँ पे लिख लीजिए दे आर living, though they do not have nucleus. देखिए, RBCs are living, though they do not have nucleus. ये है RBCs, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी वो लिविंग है. ये डेफिनेशन आपको लिखनी है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Syncytium is a multinucleated cell which can result from fusion of many uninucleate cells. Syncytium is multinucleate cell which can result from fusion of many uninucleate or uninuclear cells. ऐसे बहुत सारे यूनिन्यूक्लियर सेल्स के फ्यूजन से वहाँ पे सिंसिटियम बनता है. जैसे देखिए, यहाँ पे ये यूनिन्यूक्लियर सेल्स है, इनके फ्यूजन से ये लॉन्ग सेल बन रही है. अब ये इसका पूरा मैचुरेशन हो गया. ये हमारे शरीर में रहने वाली स्केलेटल मसल है. स्केलेटल मसल जो बोन से जुड़ी हुई रहती है, ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स. तो हमारे शरीर में रहने वाली स्केलेटल मसल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई है. यू सी, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल मसल. तो इतने सारे न्यूक्लिया इसमें होने के कारण इट इज सिंसिटियम. सिंसिटियम का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स के फ्यूजन के कारण ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बना है, दैट इज कॉल्ड एज सिंसिटियम. ओके, और सिंसिटियम का फॉर्मेशन नॉर्मली एनिमल्स में होता है. आपको लिखना है हर चीज़. आपने सिंसिटियम की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद लिखिए इट ऑकर्स इन एनिमल्स, एंड in the next line write in plants and fungi Cenocytic condition may occur. In plants and fungi cenocytic condition may occur which can result from
multiple nuclear divisions without cytokinesis, which can result from multiple nuclear divisions without cytokinesis. इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी न्यूक्लियर डिविजन्स वहाँ पे हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे न्यूक्लियर डिविजन वहाँ पे हो रही है। लेकिन हर एक न्यूक्लियाई के सराउंडिंग फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे नहीं बनता है। Hence, many nuclei are present here in the single cytoplasmic mass, which is wrapped by the layer of plasma membrane all together. You see, इन सभी को रैप करने वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है, हर एक सेल अलग अलग से नहीं दिख रही है आपको. दिस कंडीशन इज कॉल्ड द सिनोसाइटिक कंडीशन दैट ऑकर्स इन प्लांट्स एंड फंजाई. ओके, तो हम सीधे सीधे शब्दों में बोलते हैं कि सेंसिटिव और सिनोसाइटिक कंडीशन में क्या फ़र्क है. पहला फ़र्क ये कि सेंसिटिव में बहुत सारी सेल्स के फ्यूजन के बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई है, और सिनोसाइटिक में मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हुई, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे न्यूक्लियाई वहाँ पे फॉर्म हुए, लेकिन सेल के डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हुई है. हर एक न्यूक्लियस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक कंडीशन. तो ये फंगल हाइफी आपको दिख रही है मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन यहाँ पे सेप्टेट हाइफी भी दिख रही है. हाइफी का मतलब होता है उसके वेजिटेटिव बॉडी का एक टुकड़ा, फिलामेंट. फंजाई का फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइफी. तो यहाँ पे सेप्टा दिख रहा है, सेप्टा यानी पार्टीशन है, और पार्टीशन के बीच में ये एक सेल है, न्यूक्लियस. ओके, और ये वाला जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है. यहाँ पे एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है. So this is the difference between syncytium and sinusitic condition. Okay? सेल में न्यूक्लियस होना यानी सेल लिविंग है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आरबीसीज और सीव ट्यूब्स ऐसी सेल्स हैं कि जिनमें न्यूक्लियस ना होते हुए भी वो लिविंग है. देखिए, दिस इज सीव ट्यूब. फ्लोएम पता है आपको, जो फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है प्लांट्स में. वेस्क्यूलर बंडल विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. ये फ्लोएम का नीचे से ऊपर तक जाने वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सारे सीव ट्यूब्स के एक दूसरे के ऊपर एक अरेंजमेंट से बना है. ये जो पूरा कैनाल है इसमें बहुत सारी सीव ट्यूब्स है, उनकी क्रॉस वॉल्स डिसॉल्व हो चुकी है, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, जबकि ये लिविंग है. ये फ्लोएम का हिस्सा है जो कि प्लांट्स में फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन को मदद करती है. फूड मटेरियल ग्लूकोज, सुक्रोज will be transported through this phloem. तो ये सेल लिविंग है, फिर भी इसमें न्यूक्लियस नहीं है. तो इस सेल में जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं और जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसका कंट्रोल उसके बाजू में रहने वाली ये कंपेनियन सेल करती है, और ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, फिर भी ये लिविंग है. So it is not the case that if nucleus is present then and then only cell is living. If during maturation nucleus is not present there and during maturation the nucleus is expelled out, then also that cell can be considered as living if the proper metabolic activities are going on in this particular cell. अगर यहाँ पे मैचुरेशन के दौरान न्यूक्लियस चला गया, बाहर निकल गया,
या डिग्रेड हो गया तो भी उसे हम लिविंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है। हमने देखा था व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉट लिविंग। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, इसीलिए सीव ट्यूब्स को भी हम बोलते हैं लिविंग सेल, आरबीसीज को भी हम बोलते हैं लिविंग सेल, जबकि इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया। देखिए अलग अलग कंडीशंस में आपको दिखा रही हूँ। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन इन प्लांट्स एंड फंजाई कॉल्ड एज सिनोसाइटिक। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड एज सिंसिटियम। वैसे सिनोसाइटिक और सिंसिटियम कैसे फॉर्म होता है वो भी मैंने आपको बताया। देखिए पैरामेशियम, इसमें दो दो न्यूक्लियस होते हैं। ये है माइक्रो न्यूक्लियस जो छोटा है, जो माइटोटिकली डिवाइड होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा है और जो अमाइटोसिस से डिवाइड होता है। आप लिख लीजिए, टू न्यूक्लियाई इन पैरामेशिया, टू न्यूक्लियाई इन पैरामेशिया, वहाँ पे एरो दे के लिखिए माइक्रो न्यूक्लियस, सी द स्पेलिंग माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस है, फिर से डैश दे के लिखिए डिवाइड्स बाय माइटोसिस, डिवाइड्स बाय माइटोसिस। एक कॉपी बना ली है ना आपने? कॉपी में लिखते हुए करना है बेटा, जितनी बार आप लिखेंगे उतना और अच्छे से होते जाएगा एंड ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में मैक्रो न्यूक्लियस, गिव अ डैश एंड राइट, ये बड़ा है which divides by amitosis। अमाइटोसिस क्या प्रोसेस होती है? सेल डिवीजन में आप सीखने वाले हैं। Then we will go to the next part in the nucleus, that is euchromatin and heterochromatin। तो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या चीज़ होती है? अगर हम न्यूक्लियस देखते हैं पास से, दिस इज व्हाट फेडेड रीजन। यहाँ पे दोनों जगह पे क्रोमैटिन लिखा सॉरी, ये थोड़ा सा डार्क रीजन और थोड़ा सा फेडेड रीजन दोनों को क्रोमैटिन करके लेबल किया हुआ है। तो क्रोमैटिन का मतलब होता है कंडेंस्ड डीएनए, लेकिन कहीं कहीं पे इसका कंडेंसेशन और ज़्यादा हुआ है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। न्यूक्लियस में आपने देखा कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा डार्क रीजन दिख रहा है, देखा ना? यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रीजन है और यहाँ पे फेडेड रीजन है। जो भी डार्क रीजन है उससे बोला जाता है हेटेरोक्रोमैटिन और जो फेडेड रीजन है उससे बोला जाता है यूक्रोमैटिन। ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्रोमैटिन का मतलब है कि वहाँ पे डीएनए ज़्यादा है, और यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन और थोड़ा अच्छे से कुछ फिगर अपने पास है क्या, देख लेते हैं। हाँ, ये देखो हाईली कंडेंस्ड रीजन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन, और जो फेडेड रीजन दिख रहा है ना व्हाइटिश, दैट इज यूक्रोमैटिन। अब ये फेडेड इसलिए है, सब जगह पे जो व्हाइटिश फेडेड रीजन दिख रहा है वहाँ पे भी डीएनए है, बट इट इज अनकॉइल्ड। वहाँ पे डीएनए ज़्यादा और कॉइलिंग प्रोटीन्स कम है। यूक्रोमैटिन में कैसे है? डीएनए ज़्यादा और कॉइलिंग प्रोटीन्स कम है। जो डीएनए को कॉइल करने में मदद करते हैं, जो डीएनए को कंडेंस होने में मदद करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स कम है वहाँ पे, इसीलिए इसे बोला जाता है यूक्रोमैटिन। अगर वहाँ पे डीएनए ज़्यादा है और अनकॉइल्ड है, इसका मतलब वहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि अनकॉइल्ड डीएनए पे ही तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि आरएनए का सिंथेसिस होता है। अनकॉइल्ड डीएनए पे ही आरएनए का सिंथेसिस होता है और आरएनए बाहर जाके फिर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो यूक्रोमैटिन ऐसा रीजन है कि जिसके ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए बाहर जाके प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाला है। और हेटेरोक्रोमैटिन में डीएनए का ऐसा रीजन होता है जो सुपर कॉइल्ड है,
वहाँ पे कंडेंसेशन के लिए लगने वाले प्रोटीन्स ही ज़्यादा है डीएनए से, इसीलिए वो डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है। डार्कली स्टेन्ड रीजन दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन, और जो फेडेड है उससे हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। ऐसे डार्क और फेडेड बैंड्स क्रोमोसोम के ऊपर भी रहते हैं, और डार्क रीजन और फेडेड रीजन आपको इंटरफेजिक न्यूक्लियस में भी दिखेगा। देखिए, इंटरफेजिक न्यूक्लियस में भी कोई रीजन फेडेड दिख रहा है हमको और कोई रीजन डार्क दिख रहा है, दोनों को क्रोमैटिन करके लेबल किया हुआ है। इन्हीं का कंडेंसेशन होके अगर वो डीएनए अपने ऊपर नॉर्मली आरएनए नहीं बनाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो आरएनए नहीं बना रहा है, वैसे के वैसे है, कंडेंस्ड स्टेट में पड़ा रहता है, उसी का डुप्लीकेशन होके फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, लेकिन वो आरएनए अपने ऊपर नहीं बनाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेता है। तो ऐसा डीएनए डार्कली स्टेन रहेगा, उसमें मोर कंडेंस्ड डीएनए है हेटेरोक्रोमैटिन में, उसी को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन विच कंसिस्ट ऑफ मोर कंडेंस्ड डीएनए। उसमें मिथिलेटेड या साइलेंस्ड जीन्स रहेंगे। साइलेंस्ड जीन्स जिनको बोला है चुप बैठा है उनको, वो खुद को प्रदर्शित नहीं करते हैं आरएनए के फॉर्म में। अपने ऊपर आरएनए बनाना यानी खुद को प्रदर्शित करना आरएनए के फॉर्म में, यानी ये ऐसा रीजन है जैसे कि जो सुपर कॉइल्ड है वो अनकॉइल नहीं होता और उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है आरएनए का। So the silenced genes are present in the heterochromatin. It is more condensed structure, and gene those are present here means segments of DNA those are present here are showing high AT content। ये चीज़ आपको थोड़ा आगे जाके समझे में आएंगी। AT का मतलब होता है एडेनोसिन और थाइमीन के बेस पेयर्स यहाँ पे ज़्यादा है, और दैट विल स्टेन डार्कर। लेकिन जिस डीएनए के ऊपर आरएनए बन रहा है वहाँ पे जीसी कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, दैट इज लेस कंडेंस्ड, और genes are expressed, genes are expressing themselves in the form of RNA, genes are expressing themselves in the form of RNA, okay? So expressing genes are present there, that is called as euchromatin. So this is the difference between heterochromatin and euchromatin, okay? Nucleus contains genetic information in the form of chromosomes, which are nothing but DNA molecules associated with proteins. In a non-dividing cell, the chromosomes appear as thread-like network and cannot be identified individually. This network is called chromatin material. The chromatin material contains DNA, histone, and non-histone proteins, and RNA. In some regions of chromatin, DNA is more and is genetically active, called as euchromatin. यही मैंने अभी आपको बताया कि जिनके ऊपर आरएनए बनता है उससे हम जेनेटिकली एक्टिव बोलेंगे, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ यूक्रोमैटिन। सम रीजन्स दैट कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड लेस डीएनए आर जेनेटिकली इनर्ट, उनके ऊपर आरएनए नहीं बन रहा है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। When the cell prepares to divide, the chromosome coil and get condensed. At metaphase state, they become distinct and can be clearly identified. यानी जो हाईएस्ट कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है प्रॉपरली, वो सेल डिवीजन के मेटाफेज में होता है। You will study this process as well as structure and types of chromosomes in another chapter. Every species of living organism has specific number of chromosomes. Like normal human cell has 46 chromosomes. The nucleus contains entire genetic information.
hence play important role in heredity and variations. यानी ह्यूमन के जैसा ही ह्यूमन का बेबी रहेगा, दैट इज हेरिडिटी, यानी कि कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बट वेरिएशंस आर आल्सो देयर, कुछ अलगपन भी रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं रहेगा ना, ह्यूमन का बेबी भी माँ से कुछ अलग ही रहता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ये सभी चीज़ें डीएनए के कारण होती है। इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। न्यूक्लियस में ही डीएनए के ऊपर डीएनए बनता है, डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है, और राइबोसोम्स भी वहाँ पे बनते हैं। मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोलस पे राइबोसोम्स बनते हैं। इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल in protein synthesis, chromosome number being constant for a species, it is important in polygenetic studies. Sorry, it is important in phylogenetic studies. यहाँ पे अंडरलाइन करके आप लिखिए, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यू मस्ट बी हैविंग दिस बुक, राइट इट। फाइलोजेनी यहीं पे अंडरलाइन करके लिखिए। फाइलोजेनी मीन्स evolutionary relationship. Nucleus thus is the master cell organelle. एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस का। हाँ, ये वाला पार्ट पढ़ लेंगे, फिर अपना न्यूक्लियस खत्म। क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और हिस्टोन्स की मदद लेके सुपर कॉइलिंग कैसे होता है डीएनए का, वो मैंने आपको बताया। हिस्टोन प्रोटीन्स आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, जो डीएनए के कॉइलिंग में मदद करते हैं। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 means 23 pairs of chromosomes. You will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in class 12th. Every chromosome visible only in the dividing cells. मैंने बताया था कि क्रोमैटिन नेटवर्क रहता है नॉन डिवाइडिंग सेल में, यानी इंटरफेस में। जब सेल की डिवीजन होगी तब ही उसका कॉइलिंग होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स जुड़ी है एक दूसरे से, जो कि एक दूसरे की जेरोक्स कॉपीज है। एक जगह पे वो एक दूसरे से जुड़ी है, दैट रीजन इज कॉल्ड अ सेंट्रोमियर। ये इससे बोला जाएगा सेंट्रोमियर, and the proteinous wrapping over the centromere is called as kinetochore. Its proteinous wrapping is called as kinetochore. Okay. Every chromosome visible only in the dividing cell. Okay. Centromere holds two chromatids of a chromosome. Based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. देखिए क्या करना है कि एक जो लंबा सा थ्रेड है उसे सुपर कॉइल कर लिया। सुपर कॉइलिंग के पहले क्या हुआ, सुपर कॉइलिंग कब होता है, जब सेल की डिवीजन होनी है। सेल डिवीजन क्यों होनी है, क्योंकि वहाँ पे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना है। अब देखिए, जो एक इन्फॉर्मेशन थी डीएनए के फॉर्म में, उसके ऊपर और एक इन्फॉर्मेशन बन गई, और ये दोनों डीएनए कॉइल होके 2 क्रोमैटिड बन गए। ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक बिंदु पे, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पे ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं, जो कि एक दूसरे की जेरोक्स कॉपीज है। जब सेल डिवीजन होगी, कैरियोकाइनेसिस होगा, तो ये एक दूसरे से अलग होंगे और 2 डॉटर सेल्स को दिए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये 2 बने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो जुड़े हुए हैं। This is centromere. Centromere is further wrapped by the kinetochore protein. ये प्रोटीन से रैप्ड है, सेंट्रोमियर के ऊपर ही काइनेटोकोर रहता है। On the basis of centromere, presence of centromere, the chromosomes are divided into, ये वाला है मेटासेंट्रिक, ये वाला है सबमेटासेंट्रिक, ये वाला है एक्रोसेंट्रिक, और ये वाला है टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, the centromere is present in the middle of the chromosome.
At the midpoint of them, these two chromatids are attached together. This chromosome is called as metacentric. Then this chromosome is called as submetacentric क्योंकि सेंट्रोमियर एक तरफ गया है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है. दिस क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक क्योंकि एक्रो का मतलब होता है थोड़ा सा पेरीफेरल रीजन. एक्रो पेरीफेरल लिखते जाओ, जितने भी मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ वो भी लिखना ज़रूरी है. एक्रो मीन्स टूवर्ड्स द पेरीफेरी. तो इसका सेंट्रोमियर जहाँ पे दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा पेरीफेरी की तरफ गया है, इसीलिए बोला है एक्रोसेंट्रिक. और इस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल उसके एंड में गया है, इसीलिए उसे बोलेंगे टीलोसेंट्रिक. टीलो मीन्स एंड. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called as satellite. देखा है यहाँ पे कुछ कुछ क्रोमोसोम पे कुछ सेकेंडरी, यानी देखिए हाँ, आपको सेंट्रोमियर जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे लेबल करना है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर यानी उसका वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन रहता है. तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा भी यहाँ पे कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस रहते जिनको बोला है सैटेलाइट. ओके. तो some chromosomes, the satellites are not present in all chromosomes. Few chromosomes they show satellite after the secondary constriction. ये वाला जो है इसे हम बोलेंगे secondary constriction. Okay. Non-staining secondary constrictions at a constant location. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions. Few chromosomes have non-staining secondary constrictions at constant location. जो मैंने अभी आपको बताया, they are called as satellite. देखिए ये इसको बोला जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के कारण ये एक एंड पार्ट बना है जिसे बोला जाता है सैटेलाइट. और ये है इसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ पे ये दो थ्रेड दिख रहे हैं ना आपको, दिस टू थ्रेड्स आर द क्रोमैटिड्स, दे आर अटैच्ड एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन. और एक चीज़ याद कीजिए कि क्रोमोसोम ना हर एक सेल साइकिल के और सेल डिवीजन के फेज में अलग अलग से दिखता है. और ये चीज़ आपको ये क्रोमोसोम मैंने ऐसे दिखाया और ये वाला क्रोमोसोम मैंने ऐसे एक्स लाइक दिखाया, और वही डीएनए यहाँ पे ऐसे एक रैप या नेटवर्क के फॉर्म में आपको दिख रहा है. तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये वाला डीएनए है कि ये है कि ये है कि क्या है. ये सब चीज़ें ना जैसे ही आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे आपको क्लियर होती जाएगी. अभी इतना ही याद करो कि सेल साइकिल के और सेल डिवीजन के अलग अलग फेजेस में जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है. बाकी उसमें रहने वाला जो थ्रेड है वो वैसे ही काम करता है. कहीं कहीं पे वो सुपर कॉइल्ड है तो उसके ऊपर आरएनए नहीं बन रहा है, अगर अनकॉइल्ड है तो उसके ऊपर आरएनए बन रहा है. वो वही है, कहीं कहीं पे सुपर कॉइल्ड है, कहीं कहीं पे अनकॉइल्ड है. ठीक है. तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड each and every point about the nucleus. लेकिन जैसे जैसे आप और आगे जाते जाएंगे ना, सेल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन और भी डीएनए का स्ट्रक्चर जो 12th क्लास में है, उसके बाद जब आप फिर से सेल पढ़ेंगे ना तब आपको और अच्छे से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आएगा. इसीलिए पढ़ते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा परसीव करते जाओ, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट्स ऐसे रहते हैं कि जब ओवरऑल नॉलेज आपको बायोलॉजी का आ जाए तभी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. जैसे कि हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन का कंसेप्ट ऐसा है कि जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना. इसलिए थोड़ा बहुत पल्ले पड़ेगा
थोड़ा बहुत नहीं भी समझ सकता है, लेकिन एटलीस्ट शब्दों की पहचान तो आपकी हो रही है। धीरे धीरे और इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। ओके, बहुत बड़ा नॉलेज आगे जाके आपको लेना है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।